हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। अब स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। यूनिट नंबर 4 यानी कि चौथा चैप्टर चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें हमने क्या पढ़ना है? परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना है, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसमें हमें ये पढ़ना होगा। जॉइंट, अगर आपके प्रोमिसर या प्रोमिसी होते हैं तो उसमें क्या राइट्स हैं उनके एक दूसरे के प्रति। टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है हमें। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे। पेमेंट्स का क्रेडिटर और डेटर के बीच में जो एप्रोप्रिएशन होता है उसका क्या सीक्वेंस होता है, कैसे करना है। देन कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड फाइनली डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चले, तो किसका ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करने का? जो पार्टीज हैं जिन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने प्रॉमिस को या तो परफॉर्म करेंगे या ऑफर टू परफॉर्म। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दो शब्द इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द है परफॉर्म, या तो वो करेंगे परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म। अगर वो परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर वो ऑफर करते हैं परफॉर्म करने के लिए तो भी उनका अपना पार्ट कंप्लीट है। अब सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उस परफॉर्मेंस के ऑफर को एक्सेप्ट करे। चलिए, बात अब करेंगे डेथ की। कभी कभी क्या होता है कि डेथ हो जाती है, प्रोमिसर की डेथ हो गई है, तो अब परफॉर्म कौन करेगा? ठीक है, तो उसमें अगर डेथ हो जाती है तो नॉर्मल रूल हमारे लिए ये है कि भाई चेक करना पड़ेगा कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो नहीं है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला केस है। जैसे पेंटर वाला एग्जांपल आता है, एक्टिंग वाला एग्जांपल आता है जिसमें एक्टर एक्टिंग करेगा तो वो व्यक्ति की पर्सनल सर्विस उसमें इन्वॉल्व है, तो प्रॉमिस अपना वही परफॉर्म कर सकता है, उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति परफॉर्म कर नहीं सकता। तो डेथ के साथ वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस अब उसका नहीं होता है। लेकिन अगर इस प्रकार की पर्सनल सर्विस वाले केस नहीं है, ओके, तो उस केस में क्या होगा? जो प्रोमिसर है, ठीक है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बाउंड होते हैं और वो आपके जो है परफॉर्म करेंगे। तो नॉर्मल रूल बात करें तो नॉर्मली प्रोमिसर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा उसके प्रॉमिस को पूरा। पर्सनल स्किल वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, नाउ किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? बाय होम द परफॉर्मेंस इज टू बी मेड, है ना? कौन वो व्यक्ति है? तो क्या खुद परफॉर्म करना पड़ेगा या किसी और से परफॉर्म करा करा सकते हैं? पहले एक जनरल रूल बताता हूँ आपको, वो ये है कि आपके जो प्रोमिसर है वो खुद इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर सकता है या वो किसी कम्पिटेंट पर्सन से परफॉर्मेंस करवा सकता है। जरूरी नहीं कि खुद हम उसको करें ना, अदरवाइज तो लेट से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो मुकेश अंबानी करते हैं, बट हर चीज मुकेश अंबानी परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आपके परफॉर्मेंस किसी कम्पिटेंट पर्सन से करवा सकते हैं। अगर डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करता है और वो भी खुद परफॉर्म करने के बजाय किसी कम्पिटेंट पर्सन से परफॉर्म करवा सकता है। अब बात करेंगे पर्सनल सर्विस की। पर्सनल सर्विस होगी तो उसमें जो प्रोमिसर है जिसने आपके प्रॉमिस करने के लिए परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस किया है, एक वर्क करने के लिए प्रॉमिस किया है, वही परफॉर्म कर सकता है। पर्सनल सर्विस है तो उसमें ना तो कॉम्पिटेंट पर्सन का पॉइंट आएगा और ना ही उसमें कोई आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का पॉइंट आएगा। अगर डेथ हो जाती है बाई चांस तो वो खुद ही परफॉर्म करेगा। ओके, तो प्रोमिसर खुद ही करता है। एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं हमारे बिहाफ पे करने के लिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। थर्ड पर्सन, कभी कभी क्या होता है कि आपके
एक प्रॉमिस को एक व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा है तो बट उसके बिहाफ पे दूसरा कोई व्यक्ति आपके परफॉर्म कर देता है, जिसमें अमाउंट के डेट के ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल आए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपके एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए देने हैं बट वो नहीं दे पा रहा है। कोई बात नहीं, उसके सम्मान को बचाने के लिए उसका एक दोस्त उस क्रेडिटर के पास जाता है और पेमेंट कर देता है। अब क्रेडिटर आपकी जो है डबलिंग करना चाहता है और वो पहले वाले व्यक्ति से भी पैसे लेना चाहता है, तो ऐसा आपके वो नहीं कर सकता है, ट्रांजैक्शन डिस्चार्ज हो चुका है। ओके, तो आपने एक्सेप्ट कर ली परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। स्ट्रेंजर से आपने परफॉर्मेंस जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अब वो परफॉर्मेंस टू दैट एक्सटेंट हो चुकी है, और जितनी परफॉर्मेंस हो चुकी है, जैसे एग्जांपल आपके हमने पढ़ा था कि 1 लाख रुपए में से 60,000 दे देते हैं, तो जो दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, जो स्ट्रेंजर है, वो आपके 60,000 दे रहा है, तो बचे हुए 40,000 के लिए आपके केस किया जा सकता है जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर में आप बताइए कौन प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। जॉइंट प्रोमिसर का सिंपल फंडा है, जो बचेगा वही परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर प्रोमिसर बचे रहते हैं तो वो मिलकर परफॉर्म करेंगे, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो बचा हुआ है सर्वाइवर है, और बाकी जो लीगल मर गया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। सारे मर जाते हैं तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर जॉइंटली आपके प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। क्या डिफरेंस है सक्सेशन एंड असाइनमेंट में? देखिए, सक्सेशन का मतलब है कि जो व्यक्ति आपके है उसका उसकी डेथ के बाद कौन उसकी जगह लेगा, लीगल हायर उसका कौन होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका कौन होगा, और वो व्यक्ति डेथ के केस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी पर्सन का, उसमें आकर वो आपके जो है उसको परफॉर्म करेगा। ऐसा हमने अभी पढ़ा है। लेकिन असाइनमेंट में मरना जरूरी नहीं है। असाइनमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जिंदा रहते हुए एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन असाइनमेंट केवल राइट्स का किया जा सकता है, बेनिफिट्स का असाइनमेंट किया जा सकता है, लाइबिलिटीज का असाइनमेंट नहीं किया जा सकता है। ओके, सक्सेशन में दोनों होते हैं, ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अपने राइट्स आपको दे रहा है तो साथ में लाइबिलिटीज भी उसकी आती है, लेकिन एक जनरल रूल ये भी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो लीगल हायर है, वो केवल उतने ही लाइबिलिटीज को पे करने के लिए जिम्मेदार होंगे जितना कि एसेट्स उनके पास आ रहे हैं। पर्सनल लेवल पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि अगर 1 लाख रुपए के एसेट आ रहे हैं और 40,000 रुपए की लाइबिलिटी आ रही है, तो उस 1 लाख में से ही 40,000 देना है। अगर आपके रिवर्स है, 40,000 के एसेट्स आ रहे हैं, 1 लाख की लाइबिलिटी आ रही है, तो बाकी का 60,000 मैं अपने पर्सनल एसेट में से नहीं दूंगा। तो जो स्टेट, जो रियासत, जो प्रॉपर्टी आ रही है मरने के बाद मेरे पास, ओके, जो पर्सन की डेथ हुई उसका मैं लीगल हायर हूँ और उसके बाद मेरे पास आ रही है, तो फिर मैं उसके एसेट में से, जो वहां से एसेट मिलेंगे उसमें से ही उस व्यक्ति की लाइबिलिटीज को पे कर दूंगा। असाइनमेंट में लेकिन केवल और केवल बेनिफिट ही असाइन होते हैं, लाइबिलिटीज असाइन नहीं होती हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, चलिए अब बात करेंगे आपके परफॉर्मेंस के ऑफर के बारे में, और वो आपके अगर रिफ्यूज करती जाती है, तो रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, एज वी सेड दैट, या तो परफॉर्म करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस करनी है, या फिर ऑफर करना है परफॉर्म करने के लिए। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी कि आई वांट टू परफॉर्म बट द अदर पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, देन अब ये जो नॉन परफॉर्मेंस होगी उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, और इसलिए मेरा तरफ से कोई गलती नहीं है। ओके, ऑफर करने के लिए कुछ कंडीशन है। पहला, ऑफर जो आप कर रहे हो परफॉर्म करने के लिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऑफर जो आप परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, और इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जिसमें जिसको आप कह रहे हो कि मैं परफॉर्म करूंगा, that person has reasonable opportunity of ascertaining that you are able and willing to do the whole of what you are bound to do। तो अगर आप कह रहे हो कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूं, तो ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस से परफॉर्म करने का ऑफर होना चाहिए, और जिसको आप कह रहे हो परफॉर्म करने के लिए, जो दूसरी पार्टी है जिसको आपकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी है, उसको ये एसर्टेन करने का मौका आप दो, जिससे कि वो ये पता कर पाए
रीजनेबली कि आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगे या पूरा नहीं करोगे। एंड तीसरा, अगर कोई डिलीवरी वाला पॉइंट है, यानी कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सामान डिलीवर करना है, ऐसी सिचुएशन है तो उसमें आपकी जिसको डिलीवरी लेनी है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले ये चेक करने के लिए कि आप उसको वही चीज दे रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो जो कि बात हुई थी, ताकि वो देख पाए। ओके। जो हम ऑफर करते हैं, अगर कोई जॉइंट प्रोमिसेस है ना, तो जरूरी नहीं कि हम सबको परफॉर्म करने के लिए ऑफर करें। हम किसी एक को करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू ऑफर टू ऑल ऑफ देम। अब बात करेंगे अगर कोई पार्टी परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज कर देती है ना, द फैक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, तो क्या होगा? ओके, तो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, माने परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया है या उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। अगर हम चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। इसमें वो सिंगर वाला एग्जांपल याद रखेंगे जिसमें सिंगर को हमने 6 बार आपके 6 हफ्ते 6 वीक्स 2 दिन के लिए वीकेंड पर गाने के लिए हमने हायर किया है, लेकिन वो आ, एक दो हफ्ते तो करती है, तीसरे हफ्ते में वो आपके जो है नहीं आती है, एक दिन नहीं आती है। तो अब बताइए हम क्या करें? तो हम उसने परफॉर्म करने से लिए मना कर दिया है ना, हमने कहा कि आपको सैटरडे संडे आना है, 2 दिन आपके क्लब में या होटल में परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस देनी है, बट वो एक दिन नहीं आती है, यानी कि एक सैटरडे लेट से नहीं आई है, तो हमारे पास पूरा राइट है, हम अपना इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। यू कैन पुट दिस कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड। या अगर वो आ जाती है और हम परफॉर्म करने देते हैं तो हमारे कंडक्ट इसको कंटिन्यू करने की परमिशन दे रहा है। दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। यू कैन पुट द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड। अब जॉइंट प्रोमिसर की बात करेंगे। देखिए, जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिस, जहां भी जॉइंट प्रोमिसर होते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी बातें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ ली हैं, उसको और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं जल्दी से एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। सर्वाइवर वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो जॉइंट प्रोमिसर है उनको आपस में मिलकर इसको परफॉर्म करना है। हालांकि आपके जो मर जाते हैं तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, फिर जो बचे सर्वाइवर हैं वो मिलके, अगर सारे मर जाते हैं तो सबके रिप्रेजेंटेटिव मिलके उसको परफॉर्म करेंगे। ये तो एक बात हुई जो हमने पीछे पढ़ ली है। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं परफॉर्म करने का, तो परफॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं किसी एक को ही सबको बोला जाए, किसी एक को भी कंपेल किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति आपके परफॉर्म करेगा और बाकी से वो कंट्रीब्यूशन ले लेगा। ओके, अगर कभी कोई एक पर्सन जो है जॉइंट प्रोमिसर में से कोई एक व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है, वो डिफॉल्ट कर देता है, तो उसकी वजह से जो लॉस होगा उस लॉस को बाकी पार्टनर आपस में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल याद रखेंगे कि अगर 1-1 लाख रुपए मिला के 3 लाख रुपए 3 लोगों को किसी को देने हैं, चौथे व्यक्ति को, और अगर उन 3 में से एक व्यक्ति मना कर देता है, इनेबिलिटी दिखाता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो बाकी के 2 को फिर 3 लाख देना पड़ेगा। और ऐसा करने पर आपके वो पैसे वैसे 1-1 लाख रुपए देते हैं अगर तीनों, अब क्योंकि एक पार्टनर मिस आउट हो गया तो बाकी के 2 को 3 लाख देना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ 1.5 लाख ईच उनको देना पड़ेगा। ओके, अगर पार्टी जो जिसको पेमेंट करना है क्रेडिटर है, अगर वो मान लीजिए कि पैसे जो है वो आपके देने से किसी एक को, 3 पार्टनर है मान लीजिए, उसमें किसी को रिलीज भी कर देती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमंग देमसेल्फ दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। तो क्रेडिटर ने उनको आपके डिस्पेंस कर दिया है, बट जो पार्टनर है वो उससे कंट्रीब्यूशन फिर भी मांग सकते हैं। ओके, जॉइंट प्रोमिसेस की अगर बात करेंगे तो जॉइंट प्रोमिसी वो हैं जो जिनको कि प्रॉमिस किया गया है, एक प्रोमिसर और एक प्रोमिसी है। तो जब जॉइंट प्रोमिसी की हम बात करेंगे तो परफॉर्मेंस क्लेम करने का जो अधिकार है वो भी आपके जॉइंटली ही रहता है, और वो जॉइंटली आपके जो है सो क्लेम कर सकते हैं, या उनमें से कोई आपके जो है सो इसमें भी वैसे ही है कि जो आपके जॉइंट प्रोमिसीज हैं वो आपके
परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो जो आपके सर्वाइवर हैं वो जिसकी डेथ हुई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके, और अगर सबकी डेथ हो जाती है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके आपके परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। अब बात करेंगे टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस की, यानी कि इसमें यह है कि देखिए जब परफॉर्मेंस की बात आएगी तो क्या बोलना पड़ेगा परफॉर्म करने के लिए, या फिर बिना बोले ही परफॉर्म कर देना है। तो मतलब एक शब्द आएगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बाय द प्रोमिसी, प्रोमिजर को बोलना पड़ेगा, यानी प्रोमिसी प्रोमिजर को याद दिलाएगा कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था परफॉर्म कर दो, या वो अपने आप ही कर देगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे और इसमें टाइम प्लेस की बात हम करेंगे। तो पहला पॉइंट ये आ रहा है कि आपकी जो है अगर एप्लीकेशन देने की कोई कंडीशन नहीं है और कोई टाइम भी फिक्स नहीं किया गया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बोलना पड़ेगा परफॉर्म करने के लिए बट टाइम भी फिक्स नहीं किया गया है, तो रीजनेबल टाइम में हम उसको परफॉर्म कर देंगे। ओके। दूसरा है कि अगर आपकी जो है एप्लीकेशन देने के लिए तो नहीं कहा गया है लेकिन टाइम फिक्स है, ओके, देयर इज अ सर्टेन डे जिसपे कि वो परफॉर्म करना है, तो फिर आपको परफॉर्म करना होगा यूजुअल आवर्स में, एंड जो यूजुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है वहां पे आपको इसे परफॉर्म करना होगा। अगला अगला पॉइंट है कि एप्लीकेशन की बात है कि आपको एप्लीकेशन देनी होगी फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि अपने आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं है, जब प्रोमिस कहेगा परफॉर्म कर दीजिए तब वो परफॉर्म करेगा। देन इट हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑन एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस, दैट इज जो प्रॉपर प्लेस है उनका एंड यूजुअल बिजनेस आवर में उसे परफॉर्म करना होगा। देन अगर कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है बट प्लेस उसका फिक्स नहीं है, नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, अगर कोई प्लेस आपके जो है फिक्स नहीं है, देन अब प्रोमिसी को कहना पड़ेगा कि भाई आप जो है मतलब प्रोमिसी से कहना पड़ेगा कि मैं प्रोमिजर मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, प्लेस फिक्स कर दीजिए, प्लेस अपॉइंट कर दीजिए। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि एप्लीकेशन की तो बात नहीं है, यानी प्रोमिस को कोई ये नहीं कहना कि आपको परफॉर्म कब करना है, कहाँ पे करना, मतलब परफॉर्म कर दीजिए इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि कहाँ करना है ये फिक्स नहीं है। तो अगर मान लीजिए मुझे कुछ सामान डिलीवर करना है तो मैं रीजनेबल टाइम में डिलीवर तो कर दूंगा बट मैं कहाँ करूंगा उसके लिए आई विल हैव टू अप्लाई टू द प्रोमिस, फिक्स द प्लेस, प्रॉपर प्लेस बताइए आप। ओके। देन परफॉर्मेंस का अगर कोई भी मैनर, कोई भी टाइमिंग, कोई भी तरीका पहले से प्रिस्क्राइब्ड है तो हम उसमें ही करते हैं। तो टाइम अगर फिक्स नहीं है तो रीजनेबल, प्लेस अगर फिक्स नहीं है तो प्लेस फिक्स करा लीजिए, उसके लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, यानी कि प्रोमिजर प्रोमिसी को बोल देगा भाई बता दो टाइम फिक्स कर, प्लेस फिक्स कर दो। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो हमने पढ़ लिया यूजुअल टाइम, जो रीजनेबल टाइम है उसमें, जो यूजुअल बिजनेस आवर है उसमें टाइम में भी रीजनेबल टाइम के अंदर करेंगे, और उसमें भी जो यूजुअल बिजनेस आवर है उसमें हम उसे परफॉर्म करेंगे। ओके। अगर एप्लीकेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी हमें समय अगर नहीं दिया तो भी हमें परफॉर्म तो करना ही है, तो रीजनेबल टाइम हमने पढ़ा। ओके। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, एक बार फिर से मैं समझाया तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। अगर आपकी कोई बात निश्चित नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन देना भी कोई कंडीशन नहीं है और कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, तो परफॉर्म करने के लिए कहना भी नहीं है बट टाइम भी नहीं बताया गया, तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्म कर दीजिए। ओके। देन परफॉर्म करने के लिए आपके जो है एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, यानी परफॉर्मेंस के लिए कहने की जरूरत नहीं है पर टाइम स्पेसिफाइड है, तो उस टाइम में आप जो है उसे परफॉर्म कर दीजिए ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स एंड यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, वहां परफॉर्म कर दीजिए। अगर आपके परफॉर्मेंस के लिए कहना पड़ेगा है ना, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और डे फिक्स है, तो आपके अप्लाई कर दीजिए एंड देन आप जो है अगर वो कहता है परफॉर्म करने के लिए तो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे परफॉर्म कर दीजिए। देन अगर आपके एप्लीकेशन देने की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट प्लेस फिक्स नहीं है, प्लेस फिक्स नहीं है मतलब कहाँ परफॉर्म करूँ ये नहीं है, तो उसके लिए प्रोमिजर प्रोमिसी को अप्लाई करेगा और पे प्लेस फिक्स कराएगा एंड देन परफॉर्म करेगा। जो भी चीजें पहले से फिक्स हैं, अगर प्रिस्क्राइब्ड हैं, सैंक्शनड है बाय द प्रोमिसी, तो उस तरीके से परफॉर्म हम करेंगे, ये जनरल रूल है।
अब बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब है कि जिसमें एक प्रॉमिस उसके बदले दूसरा प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस परफॉर्म करना है। ओके, अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने हैं, ओके, तो जब तक सामने वाला साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने के लिए तैयार ना हो तब तक हमें परफॉर्म नहीं करना होता है। जैसे वो कहते हैं कि एक हाथ दे और एक हाथ ले, है ना, तो अभी मैंने गुड्स देना है, रेसिप्रोकल है, आप पैसे दोगे मैं सामान दे दूंगा। ओके, ऐसा अगर ट्रांजेक्शन है, आप पैसे दोगे मैं सामान दे दूंगा, तो जब तक आप मुझे पैसे देने की इंटेंशन में नजर नहीं आओगे, यू शुड बी विलिंग टू गिव मी द मनी। अगर नहीं आओगे तो मैं फिर सामान डिलीवर नहीं करूंगा। तो उसके लिए जरूरी है विलिंगनेस टू परफॉर्म देन एंड देयर साइमल्टेनियसली। ओके, अगर आपकी एग्री हुआ है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि पहले ये होगा और फिर वो होगा, यानी कि पहले प्रोमिजर अपना काम करेगा फिर प्रोमिजी अपना काम करेगा। अगर ऐसे अगर कुछ फिक्स है तो हम उसको फॉलो करेंगे, अगर कुछ फिक्स नहीं है ऑर्डर, तो ऐसी सिचुएशन में जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। जैसे बिल्डिंग ट्रांजेक्शन, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो बिल्डर है वो पहले बनाता है ना, फिर पेमेंट आपके लेता है। तो ऑब्वियसली द बिल्डर हैज टू बिल्ड फर्स्ट एंड देन द बायर हैज टू पे, राइट? ऐसे करते हैं ना। ओके, देन लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी। अगर पार्टी जो है प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई पार्टी ऐसा काम करती है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो पाए, है ना, तो मैं अपना काम पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, मैं अपना काम पूरा करूंगा, आपको अपना करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते इसलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊं। ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एंड इससे जो नुकसान होगा उसके लिए कंपनसेशन मांगा जा सकता है। ओके, ओके, अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसा करते हो, एक प्रॉमिस मेरा है, दूसरा आप आपका है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पहली पार्टी अपना परफॉर्म नहीं करती है, जिसको पहले करना है वो अपना पार्ट पूरा नहीं कर पाती है, तो फिर वो दूसरी पार्टी से परफॉर्म करने के लिए नहीं कह सकती है, और दूसरी पार्टी को जो नुकसान होगा उसका मुआवजा भी उसको देना पड़ेगा। जैसे कि शिप वाला एग्जांपल है कि एक व्यक्ति ने कहा कि आप शिप मेरा यहाँ से मॉरिशस ले चलो, दिल आपके जो है इंडिया से, और फिर उसमें जो कार्गो है वो भी मैं दूंगा आपको। तो अभी वो कार्गो देता ही नहीं है, तो जब कार्गो नहीं देगा तो शिप खाली थोड़ी जाएगा उधर। तो इसकी वजह से वो किसी और को अगर उसको दे सकता और उससे पैसे कमा लेता, वो नहीं हो पाया क्योंकि वो कार्गो आपको उसको मिल ही नहीं रहा, सो दैट इज व्हाई ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। तो अब उसको अपना शिप वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, राइट? यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से इंडिया से शिप मॉरिशस ले चलो, कार्गो मेरा रहेगा उसमें। ओके, तो पहले क्या करना होगा, कार्गो आना पड़ेगा, लोडिंग होगी, फिर यहाँ से शिप चलेगा। ओके, अब आपकी जो है कार्गो में देता नहीं हूँ, जब मैं कार्गो देता नहीं तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो आपको अपना प्रॉमिस कि उसको लेकर जाना होगा वो पूरा करने की जरूरत नहीं है। उल्टा, अब क्योंकि आप किसी और को भी नहीं लेके जा पाएंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो जा चुकी है, नुकसान हो चुका है, उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने में फेल हो जाती है तो दूसरी पार्टी को अपना प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। देन अगर कोई समय फिक्स है और उसके हिसाब से आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जो है ट्रांजैक्शन खत्म हो गया है। ओके, और इसमें ध्यान रखना है कि टाइमिंग का इम्पोर्टेंस है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें टाइम इसेंशियल है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाती है, देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है। ओके, और दूसरे नुकसान हुआ है उसके लिए प्रॉमिस इंटाइटल हो जाता है। लेकिन अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, इफ द टाइम इज नॉट एसेंशियल, देन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल, वॉइडेबल नहीं होता है, बट प्रोमिसी आपकी कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड होता है, प्रोमिसी आपकी कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड होता है। एक और बात, अगर बताए गए समय पर वो परफॉर्म नहीं करता है, ओके,
लेकिन वो किसी दूसरे समय पर आके परफॉर्म कर देता है और पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो नॉर्मली आपका मुआवजा मांगने का जो राइट है वो चला गया है। लेकिन अगर आप उसको एक परफॉर्मेंस को, यानी अदर टाइम पे परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करते वक्त नोटिस दे देते हैं कि मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ बट इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा मैं मांगूंगा, तो आपका मुआवजे का राइट बना रहता है। तो टाइम के फैक्टर में आपको ध्यान रखना है, जो रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट्स, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसमें टाइम अगर एसेंशियल है तो फिर उस टाइम पर अगर परफॉर्म नहीं करती है, पार्टी फेल हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइडेबल हो जाता है, उसको रिसेंड किया जा सकता है और जो नुकसान है उसका मुआवजा मांगा जा सकता है। अगर समय इसेंशियल नहीं है, अगर समय इसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट, अब उसमें क्योंकि इसेंशियल नहीं है तो फिर वो वॉइडेबल नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह से कुछ नुकसान तो होगा और उसके लिए मुआवजा मांगा जा सकता है, कंपनसेशन मांगी जा सकती है। एक और बात जो मैंने बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके परफॉर्मेंस बताए गए समय पे वो नहीं करता है बट अदर टाइम पे आके परफॉर्म करता है और उस टाइम पर फिर पार्टी उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेती है, तो मुआवजे का राइट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करते वक्त ये नोटिस दे देती है कि मैं इसकी वजह से जो डिले परफॉर्मेंस है, मैं आपसे मुआवजा मांगने के लिए इंटाइटल्ड हूँ, मैं मुआवजा मांगूंगा, तो फिर उसका राइट बना रहेगा मुआवजे लेने का। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, देखिए अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो कि हो ही नहीं सकता है तो फिर वो आपके वॉइड है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी मुआवजे की बात नहीं आएगी। बट देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट आपके रीजन क्या है। इम्पॉसिबिलिटी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, वन इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि वो आपके शुरू से इम्पॉसिबल है। वो क्या है, वो आपके शुरू से इम्पॉसिबल है। और अगर एक पार्टी को पता था कि इम्पॉसिबल है, दूसरी को नहीं पता था, तो फिर उसमें आपकी जो नोन पार्टी थी, जो अवेयर पार्टी थी, उसको मुआवजा देना पड़ेगा टू द अदर पार्टी। जिसमें आपके जो है मैरिड पर्सन है वो भी शादी कर लेता है, तो हिंदू मैरिज लॉ के हिसाब से मैरिड पर्सन दूसरी शादी नहीं कर सकता है, बट फिर भी कर लेता है, तो उसको तो पता है कि इम्पॉसिबल है बट सामने वाली पार्टी को नहीं पता, तो ही हैज टू कंपनसेट टू द अदर पार्टी। बट इफ द इम्पॉसिबिलिटी वाज नोन टू बोथ, अगर इम्पॉसिबिलिटी दोनों को पता थी, है ना, कि भाई उनको दोनों को पता है ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसी बात है, देन इट इज जस्ट नल एंड वॉइड, उसमें मुआवजे का कोई राइट नहीं होता है। इफ इट इज अननोन टू द पार्टीज, दोनों को पता ही नहीं था, तो भी आपकी वॉइड है, कोई मुआवजे का पॉइंट नहीं होता है। ओके। सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी दूसरी होती है, जो कि आपके जो है पहले से नहीं था, बाद में हो जाता है, कोई नया लीगल आपके जो है रिस्ट्रिक्शन आ जाता, प्रोहिबिशन आ जाता है, या किसी प्रकार से कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिससे कि वो अब इम्पॉसिबल हो जाता है, बट देन दैट इज हैपनिंग इन फ्यूचर। तो ऐसा होने से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, बिकॉज वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या हो जाए हमको नहीं पता है। ओके, एंड दैट इज वाई द बेस्ट एग्जांपल इज द चेंज इन द लॉ। So something which is legal right now may become illegal tomorrow. If that happens and our contract is still not performed in totality, then now it becomes void. अब ये क्या हो जाएगा, void हो जाएगा and contract discharge हो जाएगा, need not be performed. अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक हिस्सा लीगल है, दूसरा हिस्सा इलीगल है, तो जो लीगल वाला हिस्सा है वही आपको परफॉर्म करना है, इलीगल वाला हिस्सा वॉइड हो जाएगा। अगर आपके जो प्रॉमिस होता है उसमें दो अल्टरनेटिव है ना, और एक अल्टरनेटिव आपके लीगल है, तो लीगल वाला इनवैलिड होगा, बाकी वैलिड होगा। जैसे अगर आपके एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा और उसके बदले में या तो आप मुझे राइस दे देंगे या फिर आप मुझे आपके ओपीएम दे देंगे। ओपीएम इंडिया में कॉन्ट्राबैंड है, कंट्रा पूरी तरीके से मना है, उसके ट्रांजेक्शन हम नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉन्ट्रैक्ट को आपके जो है वैलिड मानेंगे ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइट्स, ना कि स्मगल्ड ओपीएम। ओपीएम वाले को हम छोड़ देंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सर देखिए, पेमेंट में यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर के बीच में बात करेंगे। इफ यू हैव लॉट ऑफ डेट्स फ्रॉम अ क्रेडिटर, तो जब आप उसको पेमेंट करते हैं तो कौन से वाले डेट का पेमेंट कर रहे हैं, कृपया करके वो बता दीजिए।
अगर आप वो बता देंगे तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा कि भाई मैंने इस वाले डेट का पेमेंट कर दिया है। अगर आप नहीं बताएंगे तो क्रेडिटर अपनी इच्छा से उसको एडजस्ट करेगा, और अगर दोनों कुछ नहीं करते, आप भी नहीं बताते और क्रेडिटर भी उसको अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करता है, तो फिर ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी जो पहला डेट है आपने पेमेंट किया है, जो सबसे पहला डेट है उसको उससे एडजस्ट किया जाएगा। और अगर एक ही दिन है तो प्रोपोर्शनेटली, अगर ऐसा है कई डेट एक ही दिन आपने लिए थे तो फिर उस अमाउंट को जो आप पेमेंट अभी आप कर रहे हैं प्रोपोर्शनेटली उन डेट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे कब कब ऐसा होता है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहला पॉइंट आ रहा है नोवेशन। नोवेशन में क्या होता है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि इट इज बिटवीन द सेम पार्टीज और इट इज बिटवीन द न्यू पार्टीज, बट द ओल्ड एग्रीमेंट इज सब्स्टिट्यूटेड सब्सटेंशियली। ओके, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। रेसिशन। रेसिशन में क्या होता है, इट इज अ कैंसिलेशन। इसमें नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपके कैंसिल कर दिया जाएगा, और क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपके आगे इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से नोवेशन में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। देन ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है कि आपके एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, हो सकता है कि पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ बदलाव कर दिया जाए, बट इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टी सेम रहती है, पार्टी बदलती नहीं है। नोवेशन में इट मे बी बिटवीन द सेम पार्टी और इट मे बी बिटवीन द न्यू पार्टी एज वेल, पार्टी बदल भी सकती है। लेकिन आपके ऑल्टरेशन में कॉन्ट्रैक्ट या तो सेम रहेगा विथ चेंजेस, या फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा लेकिन पार्टी सेम रहेंगी। तो इसमें ध्यान रखेंगे पार्टी सेम रहती है। ओके, देन प्रॉमिस। प्रोमिजी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। अगर प्रोमिजी आपसे कह देता है कि आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे 5 लाख रुपए अगर आपको देने हैं और बैंक आपको कहे कि भाई 2 लाख रुपए दे दो और बाकी ट्रांजेक्शन आपके जो है सेटल माना जाएगा, ओके, देन द होल डेट स्टैंड डिस्चार्ज। तो रिमेनिंग 3 लाख रुपीज का आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, एंड देन हम कह सकते हैं कि परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है इस केस में। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर कभी रिसिंड कर दिए जाते हैं, यानी कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर रही है वो पार्टी को अगर कुछ मिल गया है तो उसे वापस देना पड़ेगा। समझ गए? अगर मान लो कहीं कोई शादी पक्की हो जाती है और बाद में टूट जाती है तो सामान वापस करना पड़ता है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर कोई बात हो रही है, अगर कोई वो बात एक लेवल पे पहुंच गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन बाद में आपके कॉन्ट्रैक्ट को किसी कारण की वजह से, क्योंकि वॉइडेबल हो गया, रिसेंड कर दिया गया है, जो पार्टी रिसेंड करेगी अगर उसको कुछ बेनिफिट मिल गया है तो वो उसको वापस करेगी। चले, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि वॉइड हो गए, तो वॉइडेबल वाली बात हुई। एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, उसमें भी अगर आपको कुछ मिल गया है आपको वापस करना पड़ेगा। Rescission. If you are rescinding a contract, it has to be communicated, है ना? It has to be communicated in the same way as the proposal was communicated. And if it is revoked, sometime you can also revoke the rescission. It will also be done in the same way as the proposal is revoked. The communication is important. Then neglect. अगर कोई पार्टी नेग्लेक्ट करती है टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि एक व्यक्ति परफॉर्म करना चाहता है बट उसको परफॉर्म करने के लिए जो रीजनेबल फैसिलिटीज हैं वो आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो फिर इसका क्या असर होगा? इसका असर ये होगा कि फिर वो आपके परफॉर्मेंस करने की जो उसकी ऑब्लिगेशन है उससे मुक्त हो जाएगा। ओके, जिसमें कि अप्रेंटाइज का एग्जांपल याद रखेंगे भी, एक अप्रेंटाइज से उसको सिखाना है बट वो सीख ही नहीं रहा। जब वो नहीं सीखा तो टीचर क्या करेगा? टीचर इज नॉट लायबल फॉर दैट। ऐसे ही रिपेयर का एग्जांपल है जिसमें कि आपने किसी को रिपेयर करने के लिए हायर किया है बट आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि कहाँ रिपेयर करना है। तो जब आप उसको बताओगे नहीं क्या क्या रिपेयर करना है, कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे आपको रिपेयर करना है, तो फिर वो कैसे रिपेयर करेगा? सो यू निग्लेक्टिंग दैट पर्सन। बाकी वो अपना परफॉर्म कर पाए, आप करने नहीं दे रहे उसको।
और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी खत्म है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, या तो आप एक्चुअल परफॉर्म कर दें या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी या तो आप परफॉर्म करें या ऑफर टू परफॉर्म करें। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स जिसमें हमने इनोवेशन पढ़ लिया है, रेसिशन पढ़ लिया, ऑल्टरेशन पढ़ लिया है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कोई चीज ऐसी है कि जो इम्पॉसिबल हो जाए, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय निकल जाता है लॉ में, टाइम, especially in the debt recovery procedures, there are time boundation. Within that, the action needs to be taken. If not taken, time lapses. Now you cannot take an action. Contract become discharge by operation of law, like insolvency etc. Death हो गया तो उसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो जाते हैं। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच में दो टाइप के ब्रीच है, एक एक्चुअल ब्रीच, एक एंटिसिपेटरी ब्रीच है। वट एवर इज द ब्रीच ब्रिंग्स द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड। ओके, अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बाकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल इतना ही है। देन प्रोमिजी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, वो सिंपल है, कम कम पैसे लेके पूरे को हम अगर डिस्चार्ज करते हैं तो रेमिशन कहते हैं उसको। ओके, बचे हुए अमाउंट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। रिपीट, ये पॉइंट रिपीट है। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ द प्रोमिस टू अफोर्ड प्रोमिस रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, ये भी सिंपल है भाई, अगर आप उसको रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दोगे तो उसकी परफॉर्म करने की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। जो टीचर वाला एग्जांपल दिया मैंने अभी, मर्जर ऑफ राइट्स, इसमें ही बताया जा रहा है कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपको पहले से एक छोटा राइट है, फिर एक बड़ा राइट मिल जाता है, तो ऑब्वियसली छोटा राइट बड़े राइट के आने की वजह से अब खत्म हो जाता है। जैसे कि पहले आप टीनेंट थे, फिर आप लैंडलॉर्ड बन गए उसी प्रॉपर्टी के, तो आप टीनेंट थोड़ी बने रहेंगे। द टीनेंट एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, और अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगले वाले में जल्दी से मिलते हैं। ओके, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।